आज हम देखेंगे समुद्री जलधाराएं। समुद्री जलधाराएं क्या होती हैं, समुद्री जलधारा किसे कहते हैं, या समुद्री जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, समुद्री जलधाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है। हम मुख्यतः इस चीज़ को देखेंगे। अगर समुद्री जलधारा की बात करें तो समुद्री जलधारा वह जलधारा है जो समुद्र में एक दिशा में निरंतर प्रवाह करती है, उसे ही हम समुद्री जलधारा कहते हैं। इस समुद्री जलधारा के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। जैसे उत्पन्न होने के कारण में पृथ्वी का घूर्णन हो गया, पृथ्वी घूमती है जिस हिसाब से, उसके कारण भी यह जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण कारण है। अगर देखें तो एक कारण मिलता हमें महासागरों से हटकर कारण, वो कारक जो महासागरों से हट करके हैं, मतलब वो जल क्षेत्र से संबंधित नहीं है लेकिन जल पर पूरा प्रभाव डालते हैं, सागर पर पूरा प्रभाव डालते हैं। जैसे वायुमंडलीय दाब। अगर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर की बात करें तो यह भी कहीं न कहीं पवन को चलने में या समुद्र तल के सतह पर प्रेशर दबाव को प्रभावित करता है, जिससे तल ऊपर या नीचे उठता है या बैठता है, जिस कारण से ढाल की ओर एक धारा चलने लगती है, जिसे हम समुद्री जलधारा कहते हैं। वहीं अगर पवन की बात करें तो सतह पर दो पवनें हैं जो ग्लोबल विंड है, एक है ट्रेड विंड और दूसरी है पछुआ पवनें। इनका प्रवाह भी समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करता है। जो ट्रेड विंड के संपर्क में जलधाराएं आती हैं वह मैक्सिमम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वहीं जो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर आती हैं। और इन्हीं बिहाव पर हम देखते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पवन चलती है उसके प्रभाव में आकर के इक्वेटोरियल के पास में कुछ इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर समुद्री जलधाराएं चल रही हैं। वहीं जैसे ये पश्चिमा पवनों के प्रभाव में आती हैं तो ये पश्चिम से पूरब की ओर चल देती हैं। यह बेसिकली किसका प्रभाव है? पवन का है। इसके बाद अगला नंबर आता है किसका? वाष्पीकरण का। अगर हम वाष्पीकरण की बात करें तो यह सूर्यातप से कहीं कहीं संबंधित है। वाष्पीकरण कहीं कहीं सूर्यातप से संबंधित है। जहां पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहां पर सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण शुद्ध जल का होता है, फ्रेश वाटर का होता है। तो जब फ्रेश वाटर निकलेगा, ताज़ा पानी निकलेगा तो केवल सैलिनिटी बचेगी। जब सैलिनिटी बचेगी केवल, तो क्या इसके तल में गिरावट आएगी? अगर यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ तो यहाँ तल नीचे हो गया, और यहाँ पर वाष्पीकरण कम हुआ यहाँ ऊपर हो गया, तो क्या स्लोप एक बनेगा जहाँ से एक धारा चलने पर मजबूर हो जाए, एक जल प्रवाह इधर से इधर चलने लगे? तो इस तरह से वाष्पीकरण के कारण भी समुद्री जलधाराएं चलती हैं। और सूर्यातप, अगर हम इंसुलेशन की बात करें, सूर्यातप की बात करें तो सबसे ज़्यादा इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं तो यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वाष्पीकरण कम होगा। तो यह भी कहीं कहीं समुद्र के सतह को, समुद्र के तल ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। किस तरह से? वाष्पीकरण के कारण, टेम्परेचर से, इस तरह से। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से समुद्री जलधाराएं चलती हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि यह महासागरों से हटकर जल कारक हैं जो समुद्री जलधाराओं पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके बाद अगर अगला हम देखते हैं तो अगला महासागरों से उत्पन्न होने वाले कारक वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो महासागरों में है और महासागरीय जलधाराओं पर प्रभाव डालते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है ताप प्रवणता, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। ये दाब प्रवणता होता क्या है, आप प्रवणता किसे कहते हैं? तो प्रवणता क्या है? स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें प्रेशर में डिफरेंस मिलता है। जैसे सपोज करो कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10। तो जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और यह डिफरेंस पा जा रही है, क्या कहलाता है? प्रवणता कहलाता है। अब ऐसे में ताप प्रवणता या दाब प्रवणता, जो दाब प्रवणता है, क्या यह भी समुद्री जलधाराओं को चलने में के लिए एक प्रेरक का काम करेगी? जहां पर दाब ज़्यादा होगा वहां पर सतह नीचे दबी हुई होगी और वहां पर स्लोप होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब ये बढ़ता जाएगा तो ढाल और ज़्यादा होगा, जिससे एक धारा चल देगी। तापांतर,
अगला है तापांतर। अगर हम तापांतर की बात करते हैं, जो तापांतर, तो ताप में अंतर, जब ताप में अंतर होगा तो क्या जल के तापमान में भी अंतर होगा? तो जहां पर जल ज्यादा गर्म होगा वहां पर फैल करके उसका तल ऊपर हो जाएगा, और जहां पर कम तापमान होगा वहां पर नीचे रहेगा। तो एक स्लोप बनेगा, एक ढाल बनेगा, जिससे एक ओर से दूसरी ओर जल चलने पर मजबूर हो जाएगा, जो एक जलधारा का रूप ले सकता है। जैसे हम बेसिक कहें तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पर समुद्र का तल ऊपर होगा, और यहाँ तापमान कम है तो समुद्र का तल नीचे होगा। तो क्या यहाँ से एक धारा चल सकती है? लवणता का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर सतह नीचे दबा हुआ होगा, और जहाँ पर सैलिनिटी कम होगी, लवणता कम होगी, सतह ऊपर उठा होगा। यहाँ भी ढाल का कॉन्सेप्ट, जैसे ढाल बनेगा समुद्री जलधाराएं चल देंगी एक दिशा से दूसरी दिशा में। समुद्री जलधाराएं हैं क्या? बेसिकली ये नदियों के समान है। जैसे स्थल पर नदियाँ चलती हैं वैसे समुद्र में भी जल चलता है, बस नदियों की अपेक्षा यह कई गुना बड़ा होता है और चौड़ा होता है। अब घनत्व की बात करें, लवणता, घनत्व, अब ये दोनों कोरिलेट हैं। अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वो नीचे बैठा हुआ होगा, और जहाँ पे डेंसिटी कम होगी वह ऊपर होगा, तो एक ढाल बनेगा। अब सैलिनिटी, अब डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी, और जहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा होगा वहाँ पे घनत्व कम होगा, या जहाँ पे गर्म पानी होगा वहाँ भी घनत्व कम होगा। जहाँ पर ठंडा पानी होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे घनत्व ज़्यादा होगा तो नीचे बैठा रहेगा, या जहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी तो वहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा। अब अगर आगे की बात करते हैं तो आगे हम आते हैं तो हिम का पिघलना, यह बेसिकली कहाँ पर होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना, यह पिघल क्यों रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारे हैं। तो जब बर्फ पिघलेगी तो यह कैसा होता है? ये ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी। अब यह ताज़ा पानी पिघल करके कहाँ मिलेगा? सागर में मिलेगा। तो क्या सागर की लवणता कम होगी? जब लवणता कम होगी तो क्या घनत्व कम होगा? जब घनत्व कम होगा तो क्या सरफेस ऊपर उठेगा? जब लवणता कम होगी, पानी बढ़ेगा, सरफेस ऊपर उठेगा, तो एक स्लोप बनेगा, जिससे एक धारा चलेगी, कहाँ से? ऊंचे तल से निचले तल की ओर। तो इस तरह से ये जो कारक है यह कहाँ पे? महासागरों से उत्पन्न होने वाले कारक है, जो महासागर से संबंधित है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं महासागरीय जलधाराओं में परिवर्तन या सुधार के कारण कौन कौन से हैं। आखिर महासागरीय जलधाराएं परिवर्तित कैसे होती हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में कैसे जा रही हैं, या उनके प्रवाह में सुधार कैसे हो रहा है, इसके लिए हमें 2-3 कारण मिलते हैं। जैसे तट की दिशा और आकार। जैसे तट की दिशा है, तट की दिशा में अगर हम देखते हैं, सीधे ब्राजील को देखते हैं तो यहां से एक धारा चलती है दक्षिणी विस्वती प्रवाह, जो ब्राजील के तट से टकरा करके नीचे हो जाती है, जो क्या कहलाती है? ब्राजील की धारा कहलाती है। अब यह ब्राजील की धारा किस बनी है? क्योंकि ब्राजील के तट से टकराती है और यह सीधे नीचे की ओर चली जाती है, तो ब्राजील धारा कहला रही है। तो तट की दिशा किधर है? अगर यह तट की दिशा ऐसे होती थी, यह धारा इस तरह से जाती, लेकिन दिशा इस तरह से, धारा नीचे जा रही है, तो क्या इस पर इंपैक्ट डाल रहा है? और आकार, अगर इसका आकार छोटा होता तो क्या इतना फर्क पड़ता जितना अभी पड़ रहा है? जैसे ये ब्राजील यहाँ पे नीचे दक्षिण अमेरिका तक है, तो नीचे तक जा रही है, दक्षिण अमेरिका साउथ तक जा रही है। तो तट की दिशा और आकार भी महासागरीय धाराओं में परिवर्तन या सुधार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर इसके बाद बात करते हैं मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन से भी समुद्री जलधाराओं पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडियन ओशन है, उत्तरी हिंद महासागरीय करंट जलधारा, जिसको हम बेसिकली कहते हैं सोमाली की धारा, जो मौसम के अनुसार अपने दिशा को बदल देती है। जैसे जब भारत में जिस समय मानसून आता है तो हवाएं इधर से इधर चलती हैं, तो यह धारा यहाँ से इस तरह चलने लगती है। जब मानसून वापस जाता है तो यह धारा भी अपनी दिशा बदल देती है, इसीलिए इसे मानसूनी धारा भी कहते हैं, मानसूनी जलधारा भी कहते हैं। इसके बाद आता है नितल की स्थलाकृति। अगर नितल की स्थलाकृति की बात करें तो सागर के अंदर भी तरह तरह की आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रिड्ज पाई जाती हैं, कटक पाए जाते हैं।
अब अगर इस तरह की कटक की बात करें, जो कटक नीचे है, जो तल के पास में है, तो ऊपर से पानी निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो ऊपर सतह के आसपास आ गए हैं, क्या वह जलधाराओं के रास्ते में एक अवरोधक का काम करेंगे, जिससे इनकी दिशा परिवर्तित हो सकती है, या इनमें सुधार हो सकता है, या इनमें इनकी गति स्लो हो सकती है, या फिर कहीं कर्व की तरह मिल गया तो इनकी गति को तेज भी कर सकता है। वहीं पर जब हम अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, तो प्रकार, यह कितने प्रकार की होती है। तो समुद्री जलधाराओं की बात करें तो यह मुख्यतः हमें दो प्रकार की मिलती हैं। जैसे एक गर्म जलधारा है और दूसरी ठंडी जलधारा है। अगर हम गर्म जलधारा की बात करें तो गर्म जलधारा मुख्यतः कहां से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर यह गर्म जलधारा जाती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ठंडी जलधाराएं आती हैं। यह सब कुछ डिपेंड करता है इंसुलेशन पर, सूर्यातप पर। अब यहां पर सूर्यातप ज्यादा है, यहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे यहां का पानी गर्म होगा। और यहां पर कम मिल रहा है तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, मतलब यहां पर क्या पड़ेगा, ठंडी होगी, और यहां पर गर्मी होगी। इसी हिसाब से यह जलधाराएं चलती हैं ध्रुव, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, मुख्यतः ठंडी और गर्म होती हैं। और मैं बता दूं, ये जो जलधाराएं हैं यह पृथ्वी के तापमान को एक तरह से संतुलित करती हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ से ऊपर तक तापमान को ले जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक नॉर्वेजियन करंट है, जो गल्फ स्ट्रीम है, जब ये आगे बढ़ती है, नॉर्वे तक आती है, तो नॉर्वेजियन करंट हो जाती है, जो कि नॉर्वे में जहाँ पे भी पोलर साइड है वहाँ पे बर्फ को जमने नहीं देती है, इसीलिए इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। अब अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं, दो प्रकार की हैं। इससे आगे बढ़ते तो हम देखते हैं समुद्री जलधाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका क्लाइमेट पर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी कॉन्टिनेंट पर, ह्यूमन लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मानव जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब बात करते हैं जलवायु पर प्रभाव, तो यह जलधाराएं जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। जैसे जहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जैसे यह अक्सर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है, तो आप देखेंगे जितने भी डेजर्ट या मरुस्थल मिलेंगे वह पश्चिमी छोर पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु को यह परिवर्तित कर देती हैं, प्रभावित करती हैं, जिससे यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं हो पाता, और वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा ज़्यादा तो क्या होगा, वर्षा कम होगी और क्षेत्र मरुस्थल में बदलेगा। अब वर्षा कम क्यों हो रही है? क्योंकि यह तापमान को क्या कर रहे हैं, तापमान को गिरा दे रही हैं, इनका स्वभाव ठंडा है। अब इसके बाद अगर हम आगे आते हैं, तापमान, आर्द्रता तथा वर्षा तीनों पर यह प्रभाव डालती हैं। जहां पर ठंडी जलधाराएं पहुंच रही हैं वहां पे तापमान को गिरा दे रही हैं। जब तापमान को गिरा देंगी तो क्या वाष्पीकरण हो पाएगा, क्या हवा में आर्द्रता रह पाएगी, नहीं रहेगी, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। जब आर्द्रता नहीं होगी तो क्या वर्षा होगी, वर्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, वर्षा भी कम होगी। अब अगर अगला प्रभाव देखें, प्लवक, जहां पर मुख्यतः ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। जैसे एक जलधारा है लेब्राडोर, एक है लेब्राडोर, दूसरी है गल्फ स्ट्रीम। जहां पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं वहां पर क्या पाए जाते हैं, प्लवक पाए जाते हैं, जो मछलियों के मुख्य भोजन के स्रोत हैं। और जब मछलियां इन्हें खाने आती हैं तो हम लोग भी वहीं रहते हैं और हम उन्हें पकड़ते हैं, जिससे एक तरह का यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ है। अब आते हैं व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग पर। अगर व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग की बात हम करें तो व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग का क्या मतलब है। जब हमारे पास इंजन नहीं थे, हमारे पास इंजन वाली शिप नहीं थी, तो हम लोग मुख्यतः इन्हीं जलधाराओं के सहारे या ग्लोबल विंड जो भूमंडलीय पवन है उनके सहारे हम यात्रा करते थे। अब जैसे किसी को पुर्तगाल से अमेरिका जाना हो और अमेरिका से पुर्तगाल आना हो तो वह कैसे जा सकता है और कैसे आ सकता है। अगर इसको देखें तो देखो यहाँ पर यह 0 डिग्री है और यहीं पर यूरोप है, इस तरह से पुर्तगाल है ऊपर। अब कोई यहाँ चला, अब यहाँ पर एक चल रही है ड्रिफ्ट, चल रही है, एक प्रवाह चल रहा है जिसको हम नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट कहते हैं। यह एंटीलीज हो गई जो युकाटन चैनल होती हुई जा रही है। यह क्या हो गई, एंटीलीज युकाटन चैनल हो जाती है, फिर मैक्सिको की खाड़ी से बाहर निकलती केप हैट्रेस पड़ेगा यहाँ पे, यह क्या है, यूएसए है।
अब हम यहाँ से चले तो हमें यहाँ पे आगे यहाँ से बढ़ते तो हमें गल्फ स्ट्रीम मिलती है, इसी से निकली हुई कनारी मिलती है। अब कनारी आकर के आगे इक्वेटोरियल में यहाँ मिल जाती है। अब देखो यहाँ से अगर सपोज करो हम पुर्तगाल से निकले, कहाँ से निकले? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से निकले तो हम इसको पकड़ करके आगे बढ़े, यहाँ से हम इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट में आ गए। अब इसी ड्रिफ्ट के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े हम ग्रेट एंटिलीज में आ गए, मतलब कैरेबियन सी में आ गए। अब ग्रेट एंटिलीज से हम युकाटन चैनल होते हुए हम गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको से हम फ्लोरिडा स्टेट होते हुए आ गए कहाँ पे? यूएसए में। हम यहाँ पहुँच गए। अब अगर हमें वापस आना है पुर्तगाल में तो हम वापस आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे उल्टा प्रवाह चल रहा है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और यहाँ पर ट्रेड विंड भी चल रही हैं, तो यह भी अवरोध उत्पन्न करेंगी और हम कहीं भटक जाएंगे। अब इसका बहुत सिंपल सा, फिर से गल्फ स्ट्रीम में आए, हम गल्फ स्ट्रीम में आए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से होते हुए कनारी में आ गए और कनारी से होते हुए फिर से पुर्तगाल पहुंच गए। और यहाँ पर पछुआ पवनें चल रही हैं जो इन पर प्रभाव डालती हैं और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सहयोग करती हैं। तो क्या हम पुर्तगाल से निकले और इन धाराओं के सहारे यूएसए पहुंचे, यूएसए से दोबारा गल्फ स्ट्रीम होते हुए पुर्तगाल आ गए। इस तरह से यह क्या करती हैं? यह व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग का भी कार्य करती हैं और इनका प्राचीन काल में बहुत ही ज़्यादा महत्व था। जितने भी व्यापार होते थे हमारे इसी से होते थे, इसी के जरिए होते थे। वह चाहे यूरोप से इंडिया आना हो, अमेरिका जाना हो, या फिर अमेरिका से यूरोप आना हो, कहीं भी तो हम इसी के सहारे चलते थे। ये सारी हो गई जलधाराओं के बारे में बातें कि जलधारा किसे कहते हैं, जलधारा की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्वाकर्षण के अलावा वो कारण जो समुद्र से हट करके हैं, जो सागरी क्षेत्र से हट करके हैं, और वो कारण जो सागरी क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके बाद यह कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म जलधाराएं होती हैं। उसके बाद इनका प्रभाव क्या पड़ता है। अब अगर व्यावसायिक देखा जाए तो क्या यह मानव जीवन को प्रभावित करेगा? मानव जीवन को क्या यह प्रभावित करेगी? जलवायु का देखा जाए, क्या इससे मानव प्रभावित होगा? तापमान, आर्द्रता और वर्षा देखा जाए तो क्या इससे मानव जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? वहीं पर अगर मछली उत्पादन की बात करें तो क्या यह भी मानवीय व्यवसाय है? तो अगर आप देखेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो समुद्री जलधाराएं जलवायु से लेकर के तापमान, आर्द्रता और समुद्री जलमार्ग से साथ साथ मानव जीवन पर भी प्रभाव डालती हैं, उनके रहन सहन पर, उनके संसाधनों पर भी प्रभाव डालती हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ये हो गई समुद्री जलधाराएं, इनका प्रभाव, और समुद्री जलधाराओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या समुद्री जलधाराओं पर कोस्टल एरिया का आकार का, तटीय क्षेत्र का आकार का, या फिर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज के लिए धन्यवाद, यही पे समाप्त करते हैं। बाकी अगली कड़ी में आप देखेंगे इससे आगे का ज्वार भाटा, हाई टाइड, लो टाइड विश्व में कहाँ ज़्यादा आते हैं, कहाँ कम आते हैं, कहाँ पर सबसे बड़ा हाई टाइड आता है, कहाँ पे सबसे छोटा आता है, उनको हम मैप के थ्रू देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।